नमस्कार दोस्तों। क्यों भारत और इजराइल से डर गए क्या? अब एक नए प्रकार का खेला होने की तैयारी चल रही है और ये खेला बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कौन? ये तीनों। और इसी वजह से सोचते हैं कि अगर हम तीनों एक साथ आ गए तो बहुत ज्यादा पावर में रहेंगे, क्योंकि इधर सऊदी अरब के पास में पैसा ज्यादा है, इन भाई साहब के पास में परमाणु हथियार है और इन भाई साहब के पास नाटो देशों में दूसरी सबसे बड़ी सेना मौजूद है। अब सबसे ज्यादा डर ही इन्हीं भाई साहब को लग रहा था कि हो ना हो अगला टारगेट इजराइल के लिए हमारा ही देश हो सकता है, यानी तुर्की हो सकता है। और तुर्की के बाद में अगला टारगेट बनने के लिए स्वतः ये भाई साहब भी निकल कर आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों से इतना बुरी तरीके से डर लग रहा था कि इन तीनों को साथ में आने की जरूरत पड़ गई। और भी खबर ये निकल के आ रही है कि इन तीनों के बाद में अब मिस्र भी शामिल होने वाला है, यानी आने वाले समय में अगर एक पर हमला होगा तो ये दोनों लड़ाई लड़ने के लिए आने वाले हैं। और उसी बात को लेकर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की भी कुछ चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये तीनों एक साथ क्यों आ गए हैं, क्या तुर्की को ऐसा डर सता रहा है और अगला रडार में इजराइल के कौन दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी घटना के बारे में कि आखिरकार ये तीनों एक हो क्यों रहे हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप जरा मैप में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट का मैप और इस मिडिल ईस्ट के अंदर शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है कौन? ये आपको दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान। अब क्या हुआ भाई साहब, 7 अगस्त के दिन सऊदी अरब के अंदर एक बैठक होती है। किसकी बैठक होती है? तुर्की वालों की और पाकिस्तान वालों की। इन तीनों ने मिलकर एक बैठक करी और बैठक में ये कहा कि हम एक नया इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। जैसे एक टाइम में अमेरिका ने नाटो बनाया, वैसा ही ये बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा इस्लामिक नाटो बना रहे हैं जिसमें धीरे धीरे सारे के सारे इस्लामिक कंट्री शामिल हो जाएंगे और ये सारे कंट्री अगर एक हो जाएंगे तो फिर भारत हो या इजराइल हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझौते का मेन उद्देश्य यही है कि अगर एक के ऊपर हमला हुआ तो सबके ऊपर हमला माना जाएगा। अब तक इसके अंदर कौन शामिल था? सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल था। अब कौन शामिल हो गया? तुर्की। अच्छा, तुर्की शामिल क्यों हुआ है उसकी वजह आज आप जरा सुनेंगे ना तो आपको हंसी आने वाली है कि यह शामिल क्यों हुआ है। अब यह सुनने में आ रहा है कि तुर्की के बाद चौथे नंबर पर आने वाला है इजिप्ट, यानी कि मिस्र, क्योंकि मिस्र भी बहुत बुरी तरीके से किससे परेशान है? इजराइल से परेशान है। यानी चौथा इस्लामिक नाटो देश कौन बन सकता है? तो ये वाला देश यानी कि इजिप्ट बन सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों तीनों जो है देश शामिल हो रहे हैं, ये किससे बचने के लिए? स्वाभाविक है भाई साहब, पाकिस्तान डरा हुआ है किससे? भारत से। इसीलिए क्या कर रहा है? घूट बनाने की कोशिश कर रहा है। और तुर्की किससे डरा हुआ है? इजराइल से डरा हुआ है, इसलिए इसको घूट चाहिए। अब आप जरा देखिए कि किस प्रकार से इजराइल लगातार तुर्की को घेर रहा है। और इसको घेरने से पहले आप जरा ये सुनिए कि इन दोनों की दुश्मनी क्या है, क्योंकि एक समय तो ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब जरा आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल और ये आपको दिखाई दे रहा है तुर्की। अब आप जरा देखिए, इन दोनों की सीमा कहीं से कहीं तक साझा नहीं होती है, फिर भी इन दोनों में दुश्मनी की शुरुआत हो गई। कैसे दुश्मन बने? जरा सबसे पहले देखिए, इजराइल 1948 में बना और जैसे ही 1948 में बना तो 1949 में सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कौन सा बना था? तुर्की। यानी एक समय तुर्की और इजराइल के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। अब तुर्की ने ऐसे ही इसको मान्यता नहीं दे दी, कि ऐसे ही नहीं बोल दिया कि ठीक है भाई साहब यहूदियों का देश है, हम इनको मान्यता दे देते हैं, बल्कि उस समय भी तुर्की इस्लामिक देश था। पर फिर इसने मान्यता क्यों दी? क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ इसका झुकाव ज्यादा था और अमेरिका की हर एक बात को यह मानता था। उस समय तुर्की के मन में चल रहा था कि अगर मुझे अमेरिका नाटो देश के अंदर शामिल कर दे तो फिर मेरी बात ही क्या निराली होगी।
और ये नाटो देशों में शामिल होने की वजह से ये क्या कर रहा था, लगातार अमेरिका के इशारे पर चल रहा था। अमेरिका ने कहा और इसने इसको मान्यता दे दी। दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे हो गए। 1949 से लेकर 1990 तक की अगर हम बात करें तो इजराइल और तुर्की के बीच में इतने अच्छे रिश्ते हुआ करते थे कि दोनों के राजनयिक संबंध थे। दोनों के जासूस एक दूसरे के देश के अंदर जाकर नए प्रकार की गुप्त योजना बना सकते थे कि भाई साहब उस देश के अंदर जाकर ये काम करना है। राजदूत भी एक दूसरे के देश के अंदर जाते थे, यहाँ तक कि व्यापारिक संबंध भी हो गए थे। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1990 में। 1990 में इजराइल ने तुर्की को नए प्रकार के हथियार बनाते भी सिखाया, जिसमें आज तुर्की अव्वल नंबर पर क्या बनाता है, ड्रोन बनाता है। यानी रक्षा साझेदारी करी, सैन्य हथियार, प्रशिक्षण, विमान, कई प्रकार की चीजें बनाते सिखाया। और आज तुर्की और इजराइल ने दुनिया में कई प्रकार के हथियार भी बनाए। तो आप जरा देखिए, अगर कोई दो देश आपस में मिलकर हथियार बना रहे हैं तो उनके रिश्ते काफी अच्छे साबित होते हैं। जैसे आज भारत और रशिया और भारत इजराइल भी हथियार बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन देशों के रिश्ते काफी अच्छे होंगे, तभी यह हथियार बना रहे हैं। तो इन दोनों के रिश्ते भी काफी अच्छे रहे, इन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी क्या होता है, तुर्की के अंदर सरकार बदलती है। और सरकार जैसे ही बदलती है तो एक सरकार आ जाती है सत्ता में। यानी कि 2002 के अंदर रेसिप तैयब एर्दोगन की सरकार जैसे ही कहाँ आती है, तुर्की के अंदर, तुर्की और इजराइल के रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये भाई साहब जैसे ही सत्ता में आते हैं, सबसे पहले इजराइल के खिलाफ जहर उगलने का काम शुरू करते हैं और फिलिस्तीन गाजा मुद्दे को लेकर हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। इतना बुरी तरीके से इस्लामिक राजनीति ये शुरू करता है कि यहूदियों को अपना दुश्मन बताना शुरू कर देता है। फिर भी इजराइल को लगता है कि चलो इस्लामिक कौम है, इसलिए बोल दिया होगा। पर यह दुश्मनी और भी ज्यादा तेजी से तब बढ़ी जब 2008 और 9 के अंदर गाजा इजराइल वॉर शुरू हुआ। और इस वॉर में इजराइल ने इतने बम गिराए कि इजराइल ने गाजा को पूरी तरीके से खंडर बना दिया। और उस समय बहुत बुरी तरीके से पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, किसके, तुर्की के। और तुर्की यूएन के अंदर जाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगा, चिल्लाने लगा कि भाई इस देश को बैन करो, मानवाधिकार को ये नहीं समझ रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इस देश को तो रहना भी नहीं चाहिए, देश की मान्यता भी ना दो। कई प्रकार का ढोंग इसने करना शुरू कर दिया। अब ये पहले ही छाती पीट रहा था कि ले भाई एक नए प्रकार की कायाकल्प हो जाती है। 2010 के अंदर जब गाजा और इजराइल का युद्ध चल रहा होता है, उस दौरान तुर्की सोचता है कि मैं एक जहाज भर के भेजता हूं खाने पीने की चीजों का, कहां पर, गाजा में, ताकि एक मानवीय सहायता हो जाए। और 2010 के अंदर तुर्की का एक जहाज जिसका नाम है मावी मारमात, वो जहाज वो जहाज जो है मानवीय सहायता लेकर जा रहा था। तभी इजराइल के कमांडो ने उसको रोकने की कोशिश करी और इन भाई साहब ने सुना नहीं। और इसी वजह से इजराइल के कमांडो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और एक बहुत खतरनाक टकराव होता है, जिसमें तुर्की के 10 लोगों की मौत हो जाती है। और जैसे ही 10 लोगों की मौत हुई, इधर तुर्की ने अनाउंस कर दिया कि आज से इजराइल हमारा बड़े वाला दुश्मन, क्योंकि अब तक हम केवल यूएन में हर जगह जाकर उसका विरोध कर रहे थे, पर अब यह हमारा कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। राजनयिक, व्यापारी, सैन्य सभी प्रकार के रिश्ते आज से खत्म होते हैं। अब इसी बात को सुनकर बेंजामिन नेतन्याहू ने 2013 में माफी मांगी कि चलो वो गलती से हो गया था, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, आप हमें माफ करो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर फिर भी तुर्की मानने वाला कहाँ था। तुर्की बोल रहा था कि नहीं, बोल दिया सो बोल दिया, अब रिश्ते नहीं सुधर सकते। नेतन्याहू ने बोला भाड़ में जाओ, रिश्ते नहीं सुधर सकते तो ठीक है, अभी तक तुमसे माफी मांगी थी, अब हम हमारी माफी वापस लेते हैं और अब तुमको दिखाते हैं कि इजराइल की दुश्मनी होती क्या है। और इसके लिए तुर्की को घेरना शुरू कर दिया इजराइल ने। जरा आप यहाँ पर देखिए, ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है इजराइल, ठीक है भाई। इजराइल के थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा तुर्की। अब इस तुर्की को परेशान करना शुरू किया है इजराइल ने। कैसे किया है आप जरा देखिए। इजराइल की दुश्मनी आस पड़ोस के सभी देशों से है ना, इजिप्ट से भी है, सीरिया से भी है, इराक से भी है, सभी देशों से है। अब देखो जरा, इजराइल की सीमा साझा होती है किसके साथ, सीरिया के साथ। तो सीरिया का दक्षिणतम भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इजराइल ने अपनी सेना को बिठा दिया और कई सारे इलाके पर कब्जा कर लिया।
कब्जा करने के बाद अनाउंस किया कि भाई साहब अब तक तो हम सीरिया में ही हैं, पर हमें आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसी तुर्की की बॉर्डर पर आकर बैठेंगे। डर लग गया भाई साहब एर्दोगन को। अब एक बात सुनो, दूसरी बात आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा साइप्रस, एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो 2 भागों में बटा हुआ है। साइप्रस, उत्तरी साइप्रस किसके कब्जे में है? तुर्की के कब्जे में। तुर्की ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और दक्षिणी साइप्रस जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसे दुनिया ने देश की मान्यता दे रखी है। यानी दक्षिणी साइप्रस देश की मान्यता प्राप्त कर चुका है और उत्तरी साइप्रस जो है वो किसके कब्जे में है? एक द्वीप 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो एक किसके कब्जे में है? तुर्की के कब्जे में। अब ये जो दक्षिणी साइप्रस है ना, इसके पास पहुंच गया कौन? इजराइल। इजराइल बोलता है कि भाई साहब अगर तुम्हें सेना की जरूरत हो तो हम हैं, अगर तुम्हें हथियार की जरूरत हो तो हम हैं, बस आप हमारे साथ में एक समझौता कर लो कि अगर आपको कभी भी फ्यूचर में जरूरत होगी, अगर ये तुर्की तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो तुम यहाँ आकर बैठ सकते हो। अब तुर्की की सेना ऑलरेडी उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है और दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल ने अपनी सेना लाकर बिठा दिया। यहाँ पे भी तनाव बना हुआ है बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ परेशान हो गया है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीस, और इसी ग्रीस पर इजराइल सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ग्रीस के साथ में सैन्य समझौता हो चुका है और फ्यूचर में इजराइल का आपको यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित होता दिखाई देने वाला है। ये आपको इजराइल दिखाई दे रहा है और ये है भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, और इसके अंदर तो इसका समुद्री भाग लगता है, इसीलिए इजराइल ने अपनी सेना यहाँ घुमाना शुरू कर दिया। ऊपर से तुर्की क्या करता है? समुद्री इलाके में अपनी सेना को घुमाता है। अब आप देखो कि तुर्की को क्या कर लिया? चारों तरफ से घेरने का काम कर लिया है, क्योंकि फ्यूचर में तुर्की ने एक गलती करी और इजराइल ने सीधा बमबारी शुरू करने का काम शुरू करने वाला है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि तुर्की को मदद क्यों चाहिए। मदद इसलिए चाहिए क्योंकि इजराइल गिर रहा है। और सबसे बड़ी चुभने वाली बात यह है कि इजराइल भारत का बड़ा करीबी है, भारत का दोस्त है इजराइल। और आप समझ सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन ही होता है, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि अगर तुर्की का दुश्मन है इजराइल, है ना, और इजराइल का दोस्त है भारत, तो स्वतः तुर्की का दुश्मन कौन हुआ? भारत हुआ कि नहीं। चलो ये ना समझ आए तो ये देखिए, तुर्की का बेस्ट फ्रेंड कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? भारत। तो भारत दुश्मन हुआ कि नहीं। फिर भारत का दोस्त कौन है? इजराइल। तो फिर ये दुश्मन हुआ कि नहीं। मतलब किसी भी साइड से देखो ये आपस में दुश्मनी ही मोल लेकर बैठे हुए हैं। तुर्की और इजराइल के बारे में आपको समझ में आया। अब आप जरा देखिए कि इन दोनों की दुश्मनी क्या है। इन दोनों की नहीं, मतलब इन दोनों के देशों की दुश्मनी क्या है। तुर्की और भारत की दुश्मनी क्या है, जरा आप ये देखिए, क्योंकि ये रहा तुर्की और ये रहा अपना देश। आप देखो भाई, एआई को भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से अलग नहीं, मिक्स ही कर दिया इसने। देखो जरा, ये रहा तुर्की और ये रहा भारत। क्या इन दोनों के बीच में सीमा लगती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। फिर ये दुश्मन है कैसे? अब जरा देखिए, दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि 1945 से 1948 के आसपास से दुश्मनी शुरू हुई थी। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, और आज़ादी के बाद 1948 में ये जो भाई साहब है ना तुर्की, इसने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की शुरुआत कर दी। ये बोलता है कि इस्लामिक दुनिया में एक और नया भूभाग हमें मिला, एक और नया देश हमको मिल गया, और इसीलिए ये पाकिस्तान अपना अच्छे वाला भाई है। यानी फ्रेंडशिप विद ब्रदरहुड कहकर इसने बोल दिया था तुर्की ने, किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ में इसके रिश्ते अच्छे होने लगे और ये भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम इसने शुरू कर दिया। इसने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से किया, पर पहली बार ये खुलकर यूएन में तब चिल्ला रहा था जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटा दिया 2019 के अंदर। जैसे ही धारा 370 हटी तो उधर तुर्की और पाकिस्तान दोनों यूएन के अंदर जाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर छाती पीटना शुरू हो गए कि भाई साहब ये जनाब आप गलत कर रहे हो, ये वाला इलाका भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है और भारत ने इसे जबरदस्ती अपने में मिला लिया है, आपको कुछ करना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो पहले से ही रोने धोने की आदत है। इसके साथ साथ कौन शामिल हो गया था? ये शामिल हो गया था तुर्की। अब तुर्की कश्मीर को लेकर कई बार बोल चुका है कि भारत का नहीं है, पाकिस्तान का। तो आप समझ सकते हैं भारत के खिलाफ जहर उगला। दूसरी बात आप सुनिए, अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ
और उसी के दौरान इसने बड़ी कड़ी निंदा करी थी भारत की कि भारत गलत कर रहा है। और तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कई प्रकार के ड्रोन भेजे थे। किसने? तुर्की ने। तो तुर्की लगातार भारत के खिलाफ हथियार देने का काम कर रहा था। तो ये आपको समझ में आया कि भारत और तुर्की की दुश्मनी क्या है। अब आप जरा देखिए कि भाई साहब नेतन्याहू और पाकिस्तान पीएम की दुश्मनी क्या है, यानी पाकिस्तान और नेतन्याहू की दुश्मनी कैसे है। अब तक ये भाई साहब केवल देखते थे कि इसको कैसे मैं लपेटे में लूं, कैसे जाल में फंसाऊं, और अब क्या हो रहा है, भाई साहब नेतन्याहू के सीधे रडार में आने के लिए खुद ही आकर पहुंच गए कि हम जो है अब तैयार हो रहे हैं आपकी रडार में आने के लिए। अब आप जरा देखो, ये रहा इजराइल, ये रहा पाकिस्तान। अरे ये फिर एआई अच्छे से समझ रहा है कि पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये हो ना हो आने वाले टाइम में बस इतना सा पंजाब इनके पास में बचे, 2 कौड़ी का पंजाब, और कुछ इनके पास में नहीं बचने वाला है कि नहीं। तो ये इतना ही टुकड़ा इसने बताया है कि भाई साहब फ्यूचर पाकिस्तान का यही है। अब जरा देखिए, इजराइल और पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, फिर ये दोनों दुश्मन कैसे हुए। अब इन दोनों की दुश्मनी की अगर हम बात करें तो जब इजराइल बना तो पाकिस्तान ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बोलता है तो अरब देशों की जमीन है, यहाँ तो हमारे मुसलमान भाई बहन रहेंगे, यहूदियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तब से इजराइल के दिमाग में कांटे की तरह चुभ रहा है कि भाई साहब इसको पहले निपटूंगा, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, अभी तो हमारा देश बना है। अब दूसरी बात, जब पाकिस्तान ने परमाणु बनाया था तब ही इजराइल बम गिराने वाला था, पर भारत की एक गलती की वजह से बम नहीं गिरा पाया, नहीं तो उस समय ही इसका इलाज हो गया होता। क्योंकि आज इजराइल को अगर सबसे ज्यादा दुनिया में कोई इस्लामिक देश चुभता है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्री में से एक अकेले पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में इतराता फिरता है। तभी तो तुर्की सऊदी अरब वाले इसको पूछ रहे हैं, नहीं तो कौन पूछ रहा होता, इन देशों को नहीं पूछ रहा होता। तो ये इजराइल तो चाहता था कि ये मेरे किसी न किसी रडार में आए और फिर मैं अमेरिका से बोलकर इसके सारे के सारे परमाणु हथियार को यहाँ से हटाने का काम करूं, क्योंकि अभी तक ये पाकिस्तान अमेरिका की चाटुकारिता कुछ ज्यादा ही कर रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किस बात को लेकर गुस्सा है। और अगर आप उस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि इजराइल क्यों पाकिस्तान पर बम गिराना चाहता था, तो आप जरूर से लिखिएगा, मैं लेकर आऊंगी। अब आप जरा देखिए, यहाँ इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई थी कि अभी तुर्की को जो घेरना शुरू किया था, तो तुर्की का साथ देने के लिए पाकिस्तान भाई साहब पहले से ही उठकर आ गए कि भाई आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल का मेन मकसद यही है। इजराइल बोलता है कि जितनी भी गद्दार इस्लामिक कंट्री है इस दुनिया में, सबकी सबको मैं खत्म करके रहूंगा और द ग्रेटर इजराइल में बनाकर रहूंगा। तो अब तक ये पाकिस्तान रडार में नहीं था, पर अब सीधे तरीके से पाकिस्तान रडार में आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगर इजराइल और तुर्की का युद्ध होता है तो इस समझौते के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को अपनी सैन्य सहायता, पाकिस्तान को अपने हथियार कहाँ भेजने होंगे? तुर्की के अंदर भेजने होंगे। और अगर इसने यहाँ से हथियार भेजा तो फिर इजराइल कहाँ फोन लगाएगा? अपने मित्र के पास फोन लगाएगा, और अपने मित्र भाइयों और बहनों कहते हुए क्या करेंगे? फिर इसके ऊपर अटैक शुरू हो जाएगा। और फिर भारत क्या करेगा? अफगानिस्तान के अंदर फोन लगाएगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो तालिबान वाले बोलेंगे ड्रोन भेजो, ड्रोन भेजो, हम अटैक करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ड्रोन भेजा जाएगा, बड़े खतरनाक तरीके से अटैक शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जबरदस्ती फंसने के लिए आया कि नहीं आया? फंस चुका है पाकिस्तान अब बहुत बुरी तरीके से। अब इजिप्ट बोल रहा है कि मैं भी आने के लिए तैयार हूं, और अगर इजिप्ट आ जाता है तो यकीन मानिए आधी जमीन पर तो इजराइल ने पहले ही कब्जा कर रखा है। आधी जमीन जो बची कुची है ये भी छीन लेगा, ये है कि नहीं? ये भी छीन लेगा। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने भले ही पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते किए थे, पर फिर भी युद्ध के समय में पाकिस्तान का साथ देने के लिए सऊदी अरब नहीं आया, क्योंकि सऊदी अरब का सीधा स्टेटमेंट था हमारे भारत के साथ में काफी अच्छे रिश्ते हैं, हम आपका इस मामले में साथ नहीं दे सकते। दूसरा, सऊदी अरब के साथ तो अभी हाल फिलहाल इजराइल भी दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे की वजह है सऊदी अरब का इन दिनों अमेरिका के साथ में चर्चा चल रही है। अमेरिका बोल रहा है सऊदी अरब को कि भाई इजराइल को देश की मान्यता दे दे, और जब तक सऊदी अरब इजराइल को देश की मान्यता नहीं दे देता तब तक तो शायद ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों में युद्ध हो। बाकी फ्यूचर में क्या होता है वो देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। तो अब आप जरा देखिए कि डर
इतना खतरनाक है, एक तरफ भारत से डरे हुए हैं, एक तरफ इजराइल से डरे हुए हैं और इसी वजह से ये आपस में जुड़ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर से लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि's वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी, आप जरूर से मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।